हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। क्या आप जानते हैं कि 2050 तक हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 इयर्स तक पहुंच जाएगी। ये हमारे करंट एज लेवल 65 इयर्स से लगभग 10 साल ज्यादा है। While this is a great news, it also means that number of post retirement years increases. और जिस तरह महंगाई के चलते हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, उससे देखते हुए ये लगता है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग करना लाइफ का सबसे एसेंशियल पार्ट बन चुका है। क्योंकि ओल्ड एज में हमारे पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, लेकिन हम सब चाहते तो यही हैं कि उन गोल्डन ईयर्स में हम भी फाइनेंशियली सिक्योर बने रहें। एंड दैट्स वेयर रिटायरमेंट प्लान्स कम इनटू द प्ले। आज हम एक ऐसे ही रिटायरमेंट प्लान के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके अंदर 2021 तक 1 करोड़ 40 लाख इंडियंस ने इन्वेस्ट करके रखा है। Friends, here I'm talking about NPS, which stands for National Pension System. और आज की हमारी इस वीडियो में हम NPS के इस रिटायरमेंट स्कीम को completely in detail समझने वाले हैं। यानी कि NPS स्कीम वर्क कैसे करती है, इसमें इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या हैं, NPS कैसे आपको टैक्स डिडक्शन में हेल्प कर सकती है और NPS अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। साथ ही वीडियो के एंड में हम NPS स्कीम को कुछ और दूसरे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी कंपेयर करेंगे। सो वेदर यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर करियर और यू आर ऑलरेडी ऑन योर वे, अंडरस्टैंडिंग द नेशनल पेंशन सिस्टम इज एसेंशियल फॉर सिक्योरिंग योर फ्यूचर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद व्हाट एक्चुअली इज NPS। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। शुरुआत में सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही NPS में इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन फिर 2009 में आकर गवर्नमेंट ने NPS को सारे इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन कर दिया ताकि हर कोई रिटायरमेंट सेविंग को एज अ हैबिट फॉलो कर पाए। Except armed forces, all central government employees hired on or after 1st January 2004 are mandated to have NPS coverage. यानी इनको कंपल्सरीली NPS कवरेज लेना ही होता है। NPS के अंडर आपकी पर्सनल सेविंग्स को पेंशन फंड में कलेक्ट किया जाता है और इस अमाउंट को बाद में अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के अंदर प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, जहां स्टॉक्स, बिल्स, बॉन्ड्स जैसे कई तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। इस पूरी प्रोसेस को PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करती है। NPS स्कीम में आप जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं उस पर टाइम के साथ रिटर्न्स जनरेट होते रहते हैं और आपकी पेंशन वेल्थ ग्रेजुअली एंड स्लोली एक्यूमुलेट होती रहती है। और इन केस अगर आप NPS को क्विट करना चाहते हैं तो आप अपने पेंशन के एक पोर्शन को एज अ लंप सम विड्रॉ तो कर ही सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो इस स्कीम के अंडर आप PFRDA द्वारा अप्रूव्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से लाइफ एन्युइटी भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको फिक्स्ड मंथली सम रिसीव होगा आपके रिटायरमेंट के दौरान। इसके अलावा भी NPS में आपको कई सारे बेनिफिट्स देखने मिल सकते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर या इन्वेस्टर NPS में अवेलेबल वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और कई सारे फंड मैनेजर्स के बीच किसी भी चूज या फिर चेंज कर सकता है, ताकि इन्वेस्टर्स को अपने पेंशन प्लान के एक्सपेंशन को ट्रैक करने में और अपनी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को प्लान करने में कोई रुकावट ना आए। साथ ही जो फंड मैनेजर्स आपके अकाउंट को मैनेज करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को NPS ट्रस्ट द्वारा रेगुलरली मॉनिटर और इवैल्यूएट भी किया जाता है और इसके लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं ली जाती है। इनफैक्ट अगर आप NPS को ग्लोबली अवेलेबल सिमिलर पेंशन प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि NPS की अकाउंट मेंटेनेंस फीस इंडिया में सबसे लोएस्ट है। NPS के अगर बाकी बेनिफिट्स की बात करें तो उसकी सिंप्लिसिटी और एक्सेसिबिलिटी भी इसमें इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल, आप eNPS पोर्टल पर जाकर अपने NPS अकाउंट को बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं और उसे ऑनलाइन ही मैनेज भी कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए आपके पास K Fintech,
कैम्प्स या फिर NSDL जैसे डिफरेंट सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। एनपीएस अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एक 12 डिजिट का यूनिक पैन यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दिया जाता है, जिससे आप लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। पैन अकाउंट पर हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मेंशन्ड है। जैसे ही आप अपना पैन अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपना एक लॉगिन नेम और पासवर्ड भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसके यूज से सिर्फ एक ही क्लिक से आप अपने एनपीएस अकाउंट को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। पर एनपीएस अकाउंट ओपनिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, चलिए उसे भी फटाफट जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंट ओपनर एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, फिर चाहे वो रेसिडेंट इंडियन हो या फिर एनआरआई। साथ ही जब एप्लीकेंट अपने एनपीएस एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उस टाइम पर उनकी एज 18 इयर्स से लेके 60 इयर्स के बीच होनी चाहिए। और अकाउंट ओपनर के लिए ये भी जरूरी है कि वो सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फोरम में लिस्टेड केवाईसी गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करे और एप्लीकेशन के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को भी ध्यान से सबमिट करे, ताकि केवाईसी के दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ कैन यू ओपन एन एनपीएस अकाउंट। एनपीएस अकाउंट को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मेथड्स के थ्रू ओपन करवा सकते हैं। ऑफलाइन मेथड में आपको सबसे पहले अपने नियरेस्ट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी एक पीओपी सेंटर पर जाना होता है, जो कि जनरली पीएफआरडीए के साथ रजिस्टर्ड एक बैंक ही होता है। बैंक पहुंचकर वहां से आपको एक एनपीएस सब्सक्राइबर फॉर्म ले लेना है, उसे फिल करके दूसरे रिक्वायर्ड पेपर वर्क के साथ वापस बैंक को सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप 500 रुपए या फिर 1000 रुपए या कोई भी अमाउंट उससे ऊपर की पर ईयर की अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तब बैंक आपको पैन यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर सेंड कर देता है। और इस यूनिक नंबर का यूज करके आप कभी भी अपने एनपीएस अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही वेलकम पैकेज में आपको एक पासवर्ड भी रिसीव होता है, जिसके यूज से आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोसीजर के लिए आपको 400 रुपए का एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी देना होता है। और इसके अलावा ये ऑफलाइन मेथड थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। ऑल्टरनेटिवली ऑनलाइन मेथड के थ्रू आप 30 मिनट्स के अंदर अंदर अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको एनएसडीएल का ई एनपीएस पोर्टल यूज करना होता है। और अगर अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में आप अपने पैन, आधार और मोबाइल नंबर को लिंक करते हैं, तो ये पूरा प्रोसीजर और भी आसान हो जाता है। इस पूरे प्रोसीजर में आप अपने रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करने के लिए मोबाइल नंबर पर सेंड किए गए ओटीपी का यूज कर सकते हैं, जिसके बाद आपका पैन नंबर जनरेट हो जाता है। और इस नंबर के थ्रू आप अपने एनपीएस अकाउंट में कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंट लॉगिन की प्रोसेस भी बहुत ही इजी है, जहां सबसे पहले आपको एनएसडीएल सीआरए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है। उसके बाद वहां आपको अपने पैन नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ और एंड में कैप्चा इसे फिल आउट करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इस स्टेप को कंप्लीट कर लेने के बाद आपको एक आई पिन रिसीव होती है, जिसका यूज आप एनएसडीएल पोर्टल को एक्सेस करने में कर सकते हैं। जब ये हो जाए, तब आपको एनएसडीएल ई एनपीएस पेज पर दिख रहे लॉगिन विद पैन और आई पिन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आप अपने पैन नंबर और आई पिन को एंटर करके अपने एनपीएस अकाउंट में इजीली लॉगिन कर सकते हैं। एनपीएस के अंदर आप देखेंगे कि टियर 1 और टियर 2 नाम से दो मेन अकाउंट टाइप्स होते हैं, जहां टियर 1 अकाउंट ओपन करना आपके लिए मैंडेटरी होता है और टियर 2 एक वॉलंटरी अकाउंट होता है, जिसे आप तभी ओपन कर सकते हैं जब आपके पास एक एक्टिव टियर 1 अकाउंट हो। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टियर 1 अकाउंट में एनपीएस सब्सक्राइबर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलरली क्रेडिट होती रहती हैं और ये अमाउंट नॉन विड्रॉएबल होता है, जो कि इन्वेस्टर के प्रेफर्ड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड, टियर 2 एक विड्रॉवेबल अकाउंट होता है, जहां आप अपनी जरूरतों के अनुसार कभी भी किसी वक्त भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। टियर 1 अकाउंट ओपनिंग के टाइम 500 रुपीज एंड टियर 2 अकाउंट के लिए 1000 रुपीज का मिनिमम चार्ज आपको देना पड़ता है। और अगर हम मिनिमम एनपीएस कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो टियर 1 अकाउंट के लिए ये अमाउंट 1000 रुपीज पर एनम होता है। वहीं टियर 2 अकाउंट में आपको मिनिमम 250 रुपए का कंट्रीब्यूशन करना होता है। मैक्सिमम एनपीएस कंट्रीब्यूशन की बात करें तो टियर 1 और टियर 2 दोनों ही अकाउंट्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, यानी आप जितना चाहे उतना अमाउंट एनपीएस स्कीम में डाल सकते हैं। और यहाँ आपको टैक्स एग्जेम्पशन भी दिया जाता है, जो कि टियर 1 अकाउंट के लिए 80C और 80CCD के अंदर 2 लाख तक का अमाउंट होता है।
और टियर 2 अकाउंट में सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 1.5 लाख रुपीस का टैक्स एग्जेम्पशन होता है। अदर सेक्टर के एम्प्लॉयज को टियर 2 अकाउंट में कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर अलग अलग असेट क्लासेस के लिए एनपीएस स्कीम्स के 1 ईयर, 5 इयर्स और 10 इयर्स के रिटर्न्स को देख सकते हैं। जहां लेफ्ट हैंड साइड पर हमने टियर 1 अकाउंट के रिटर्न्स मेंशन किए हैं और राइट हैंड साइड पर आपको टियर 2 अकाउंट के रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ एनपीएस प्रोवाइड्स टैक्स बेनिफिट्स। एनपीएस स्कीम के अंदर आपको अपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के अकॉर्डिंग टैक्स एडवांटेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एम्प्लॉय के तौर पर एनपीएस में सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको 2 तरह से टैक्स ब्रेक दिए जाते हैं। पहला तो ये कि आपको सेक्शन 80CCD के अंडर आपकी सैलरी यानी बेसिक प्लस डीए का 10% डिडक्शन मिलता है और सेक्शन 80CCE के अंडर आपको 1.5 लाख रुपीस तक के भी टैक्स डिडक्शन की फैसिलिटी दी जाती है। इसी के साथ आपको सेक्शन 80CCD के अंडर भी 50,000 रुपीस तक टैक्स डिडक्शन दिया जाता है, which is in addition to overall limit of 1.5 लाख रुपीस अंडर सेक्शन 80CCE। अब अगर हम एम्प्लॉय के लिए उनके एम्प्लॉयर द्वारा दिए गए कॉन्ट्रीब्यूशंस पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स को देखें तो वहां आप सेक्शन 80CCD के अंडर एम्प्लॉयर द्वारा दी जाने वाली सैलरी का 10% तक का टैक्स डिडक्शन रिसीव कर सकते हैं, जो कि सेक्शन 80CCE में मेंशन 1.5 लाख रुपीस की लिमिट से ऊपर होता है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एज एन एम्प्लॉयर आपकी एनपीएस स्कीम में कंट्रीब्यूट करती है तो आपको 14% का टैक्स डिडक्शन भी मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तब आपको क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स रिसीव होते हैं। सेक्शन 80CCD के अंदर आप अपनी ग्रॉस इनकम के 20% तक का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं विद अ मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड बाय सेक्शन CCE ऑफ ₹1.5 लाख। सेक्शन 80CCD के अंदर आप अपनी ग्रॉस इनकम के 20% तक का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं विद अ मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड ऑफ ₹1.5 लाख। साथ ही आपको सेक्शन 80CCD में भी 50,000 रुपीस तक का डिडक्शन दिया जाता है। Now let's compare NPS scheme with some other tax saving instruments like ELSS, PPF and FDs. NPS में आपको मार्केट रिलेटेड रिस्क के बेसिस पर 9 to 12% तक के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिल जाते हैं, जिसका लॉक इन पीरियड आपके रिटायरमेंट तक का होता है। दूसरी तरफ ELSS में ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 10 to 12% के बीच वैरी करते हैं, जहां आपका लॉक इन पीरियड 3 साल के लिए होता है और ELSS में भी आपको मार्केट के अकॉर्डिंग ही रिस्क देखने मिलता है। और अगर हम बात करें PPF और FDs की तो दोनों ही आपके लिए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं जो आपको गारंटीड रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। FDs में आपको जहां 5 साल के लॉक इन पीरियड में सिर्फ 5 से 7% के बीच के रिटर्न्स दिए जाते हैं, वहीं PPF में आपको फिक्स्ड 7.1% के रिटर्न्स 15 साल के लॉक इन पीरियड के साथ ऑफर किए जाते हैं। यहाँ आप अगर ऑब्जर्व करें तो PPF और FDs के कंपैरिजन में NPS स्कीम आपके लिए हायर रिटर्न्स जनरेट करती है। Now let's discuss NPS versus ELSS funds। तो ELSS funds प्राइमरीली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि आपके रिटर्न्स का पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है। वहीं NPS स्कीम में इक्विटी का एलोकेशन ELSS के कंपैरिजन में काफी कम होता है। साथ ही ELSS फंड्स का जो लॉक इन पीरियड है वो सिर्फ 3 साल का है, जो कि NPS से बहुत ही कम है। एडिशनली अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अग्रेसिव रिस्क लेते हैं तो NPS द्वारा ऑफर किए जाने वाले इक्विटी एक्सपोजर आपके लिए काफी नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड हाई रिस्क टॉलरेंस वाले इन्वेस्टर्स के लिए ELSS इक्विटी की वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की NPS से रिलेटेड वीडियो। यहाँ हमने जाना कि कैसे आप अपने रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग NPS स्कीम्स के एडवांटेजेस का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि अगर आप अलग अलग इक्विटी एक्सपोजर वाले टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल तो है। सो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और थोड़ी सी हेल्पफुल भी रही होगी। आगे भी हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आते रहेंगे, बट टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर 5 पैसा यूट्यूब चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।